फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय दर्रे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो माना है हमारा उत्तराखंड में। उत्तर की सारी बात मान लो हमारी, हम माफ कर देंगे। तो उत्तराखंड में है कौन सा दर्रा? माना दर्रा। फिर आता है नाथुला दर्रा। तो 1 रुपए का सिक्का ले लो, सबके नाक फूल जाती है ना, नाक में गुस्सा रखा रहता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जो जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो जिला जहाँ पर 370 लागू थी, वो जिला जहाँ पर 370 लागू थी जम्मू कश्मीर। तो जो जिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है शिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। पर्वतीय दर्रे और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। वह दर्रा जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, वह कौन सा दर्रा है? मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो उसके दर्रे का नाम क्या है? नाथुला दर्रा। क्या नाम है उसका? नाथुला दर्रा है। भैया नाथ बैठे हैं वहाँ पे हमारे भोलेनाथ, तो सबसे ऊंचाई पर है नाथुला दर्रा। जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो ये 3529 मीटर है। रोहतांग दर्रा 30979 मीटर है। रोहतांग दर्रा। अब नाथुला दर्रा की कितनी है? 4310 मीटर। खैबर दर्रे की है 1070 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम है, जो कि है 5664 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। पर्वत के दर्रे और उनसे संबंधित आते हैं राज्य। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला ये है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा अभी हमने पढ़ा था, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, मेघालय में तो है ही नहीं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। सिक्किम में है नाथुला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में, जो कि वर्तमान लद्दाख है, वहाँ पर स्थित है जोजिला दर्रा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो बताना है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? लिपुलेख, माना, नीति, ये तीनों ही उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? तो पालघाट केरल में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता बनता है? तो लेह जाना है तो ले के चलो भैया, वही जिला, तो जोजिला। लेह कहाँ पर? लेह जाने के लिए जोजिला से जाना पड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग खुलता है। जोजिला दर्रे से श्रीनगर से हम लेह जा सकते हैं। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इससे होकर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का रास्ता जाता है। बनिहाल से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाते हैं। और चुम्बी घाटी तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। किंगरी विंगरी नीतिमाना क्या है? तो किंगरी विंगरी नीतिमाना ये सब दर्रे हैं। तो किसी पर्वत या पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा नाम से जाना जाता है। किंगरी विंगरी नीतिमाना ये सब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। दर्रे और उनसे संबंधित राज्य। शिपकिला दर्रा पहले ही गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और माना नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा हमारे सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में भारत एवं चीन सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा थी। भारत चीन सीमा से होने वाले व्यापारिक मार्ग में से नाथुला भी एक है। भारत चीन युद्ध 1962 के पश्चात इसे वर्ष 2006 में पहली बार खोला गया था। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, पहला सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा ये उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा, माना, नीति ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है।
और जोजिला दर्रा कहाँ पर है? कश्मीर में स्थित है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा कश्मीर वर्तमान लद्दाख में स्थित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सही है। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। पालघाट केरल में है, सही है। भोरघाट थालघाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित दर्रे हैं। भोरघाट में पुणे वेलग्राम रेल मार्ग सड़क मार्ग गुजरता है, जबकि जो पालघाट है वह कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर मार्ग और रेल मार्ग गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चांगला, चल भैया, चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सही है। सैला उत्तराखंड में नहीं है। तो सैला दर्रा है कहाँ? तो भैया हमारे साले साहब रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश है ना। सैला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 4170 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 13680 फीट ऊंचाई पर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। चांगला दर्रे का संबंध जम्मू कश्मीर में वर्तमान लद्दाख से है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि 5664 मीटर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं दर्रे और उनसे संबंधित राज्य। तो बनिहाल दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पर्वत दर्रे और उनसे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जैलपला दर्रा सिक्किम में है, मुलीगला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। मूंगला दे भैया उतर के, तो मुलीगला दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बुमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। जैलपला दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वह कौन था? तो चीन के साथ। भारत और चीन के लिए जाना जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 6 जुलाई 2006 को नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। 44 वर्ष बाद 2006 में इसको पुनः खोला गया। दोनों देश के बीच हुई सहमति के तहत प्रतिवर्ष 1 जून से 30 सितंबर के दौरान इस मार्ग को व्यापार हेतु खोल दिया जाता है। फिलहाल यह व्यवस्था 5 वर्ष के लिए की गई है। दरमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दरमा और जो ब्यास घाटी है उनको जोड़ता है सिनला। दरी को व्यायाम करने के लिए सिला। दरमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है कौन? सिनला। उत्तराखंड की दरमा और ब्यास घाटी हैं उनको सिनला दर्रा जोड़ता है। यह दर्रा हिमालयी दर्रे से संबंधित है। यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की पश्चिमी कुमायूं में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है हमें। तो पश्चिम से हमें पूर्व की ओर इनको जमाना है। सबसे पहले आएगा शिपकिला दर्रा, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला के बाद आता है हमारा लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न के अनुसार कैसा बनेगा? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जबकि जो लिपुलेख दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? जो पालघाट है वो हमारे पश्चिमी घाट में स्थित है और यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य स्थित है पालघाट। पालघाट के दर्रे में
पश्चिमी घाट हैं, उनके दर्रे में 3 मुख्यतः दर्रे आते हैं। पहले आता है थाल घाट, जो कि नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। तो थाल में बैठा है नाग मुंबई के, तो मुंबई के थाल में क्या बैठा है, नाग बैठा है। तो नासिक एवं मुंबई के बीच में बनता है थाल घाट। फिर आता है भोर, यह मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। तो मुंबई के लोग भोर में उठ के पुराण पढ़ते हैं। तो भोर में स्थित है, मुंबई पुणे के बीच संपर्क घाट बनाता है कौन, भोर घाट। फिर आता है पाल घाट, कोयम्बटूर को कोची के मध्य संपर्क मार्ग, जो कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पाल घाट, पाल को डालो चीन पर, कोयम्बटूर और कोची के मध्य स्थित है पाल घाट, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। फिर आती है जवाहर सुरंग, कहाँ पर स्थित है, तो जवाहर सुरंग गुजरती है हमारी बनिहाल दर्रा से। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। और पीर पंजार दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम के पीर पंजार श्रेणी के मध्य स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा पारंपरिक मुगल मार्ग पर स्थित है। तो जो हमारा कौन सा है, पीर पंजार श्रेणी है, यह मार्ग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और ये क्या है, मुगल मार्ग है प्राचीन। बुर्जिल दर्रा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो भैया बुर्जिल दर्रा कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, पीओके को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा हमारा, बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, कश्मीर को लेह से जोड़ता है। तो कश्मीर को लेह से जोड़ता है, कारगिल और दास आदि से जोड़ता है। कौन सा, जोजिला दर्रा। फिर आता है लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, लिपुलेख दर्रा हमारे उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, लिपुलेख माना नीति, ये उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड में दर्रे कौन कौन से हैं, माना नीति और लिपुलेख। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानसून एवं वर्षा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर के बीच रहता है। थार का रेगिस्तान और आसपास के इलाके उत्तर एवं मध्य भारतीय महाद्वीप के भूभाग को गर्म कर सकते हैं, जिसके चलते कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। कम दबाव वाला क्षेत्र उत्तर एवं मध्य भारतीय क्षेत्र में बन जाता है। इसे भरने के लिए हिंद महासागर से तेज हवाएं उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार हवाएं दक्षिण हिंद महासागर से चलती हैं और उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं। इसलिए इन पवनों को दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करने के कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो नमी धारण किए रहते हैं। इसके अत्यधिक वर्षा होती है, इसके द्वारा ही ज़्यादा वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती, तो जल चक्र में संघनन होता है, अंतःस्पंदन होता है, बाष्पीकरण होता है, लेकिन जो हमारा संरचना है वो नहीं होता। बाष्पीकरण भी होता है, अंतःस्पंदन भी होता है और संघनन होता है। जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित होता है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलने हेतु चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। जल विज्ञानी ही चक्र कहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया 6 भागों में विभाजित होती है। तो पहले क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, फिर उससे बनता है द्रव, तो द्रवण होता है, फिर बनते हैं वर्षण, फिर अंतःस्पंदन होता है, फिर अपवाह होता है और संग्रहण होता है। क्या क्या होता है, पहले बाष्पीकरण, द्रवण, वर्षण, अंतःस्पंदन, अपवाह और संग्रहण। अतः जल चक्र में संरचना प्रक्रिया नहीं पाई जाती जल चक्र में। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, तो IOD के संबंधित कथन कौन सा है, तो यह परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, उष्णकटिबंधीय पूर्व प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर में विश्लेषित है, तो ये नहीं है। दूसरा, परिघटना जो ये है वह मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित करती है, तो ये सही है। हिंद महासागर डाइपोल IOD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जून 2014 में जारी एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई थी कि इस बार एल नीनो भारतीय मौसम को 70% तक प्रभावित कर सकती है। IOD को भारत नीनो के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है।
इसे दो क्षेत्र अरब सागर का पश्चिमी ध्रुव और दक्षिण इंडोनेशिया स्थित पूर्वी हिंद महासागर का पूर्वी ध्रुव के बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर के तौर पर देखा जाता है। इस प्रकार से कथन बी सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जितनी नमी होगी उस पर इस आधार होती है। वर्षा एक प्रकार का संघनन होता है। पृथ्वी की सतह पर पानी बाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। पहला, हवा में पर्याप्त मात्रा में जल बाष्प का होना और बाष्प में भरी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक तक पहुंचना। अतः स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। यह तीन प्रकार से होता है। पहला होती है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो हमारा बाह्य हिमालय है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बाह्य हिमालय में। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से तीन समानांतर श्रेणी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर में यह 1500 किलोमीटर चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में यह 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र पर तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा बाह्य हिमालय में होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर शुष्क, सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। CWG पाई जाती है। कौन सी? क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। शुष्क, सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है उत्तर पूर्व में। शुष्क, सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है। कोपेन के अनुसार भारत के अन्य जलवायु प्रदेशों इस प्रकार है। गोवा के दक्षिण एवं पश्चिमी तट लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है। तो गोवा का जो दक्षिण और पश्चिम तट है वह कैसा है? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून है। कोरोमंडल तट यह शुष्क गर्मी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून होता है। AS और जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसून पाया जाता है। कहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का मानसून पाया जाता है। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का क्षेत्र है। झारखंड की वार्षिक वर्षा यहाँ पर 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड को मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु के आधार पर पर्याप्त आर्द्र एवं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना है। उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र होने के बाद भी ऊंचा पठारी क्षेत्र होने से यहाँ पर जलवायु में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला आता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता है, तो गलत है। दक्षिण में ज़्यादा पाया जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदान में वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती जाती है, तो ये सही है कि उत्तर का मैदान है वहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा भी बढ़ती जाती है। भारत के उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य उत्तरी राज्यों का औसत वार्षिक तापमान काफ़ी कम दर्ज रहता है। वहीं भूमध्य रेखा से निकटता के कारण प्रायद्वीपीय भारत का औसत वार्षिक तापमान काफ़ी उच्च बना रहता है। वही अगर वर्षा की बात करें तो उत्तर में 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा जम्मू कश्मीर के दक्षिण भागों में होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों से गुजरती है। इलाहाबाद के पूर्व में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य को पार करती है, जिसके पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर यह रेखा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश से गुजरती है।
इस रेखा के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा कम होती है, मतलब इसकी जो रेखा है इसके पश्चिम में और जो दक्षिण पश्चिम में वहाँ पर वर्षा कम होती है। यह प्रदेश वर्षा के संदर्भ में अभावग्रस्त प्रदेश रहता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम, राजस्थान, गुजरात के कच्छ एवं काठियावाड़ प्रदेश में लगभग 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान के सिरे पर तो वर्षा की मात्रा घटकर 20 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, जबकि जो उत्तर पूर्व एवं मेघालय की पहाड़ियां हैं यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक रहती है। उत्तर पूर्व एवं मेघालय की पहाड़ियों में 200 सेंटीमीटर तक रहती है, अधिक वर्षा होती है। खासी जयंतिया के कुछ भाग जो कि मासनराम है वहाँ पर 1198 सेंटीमीटर, चेरापूंजी यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर वर्षा और 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से है। यह चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर मध्य पूर्व, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर भारत तक आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में वर्षा करते हैं। इसमें रबी की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है और इस वर्षा की दक्षिण सीमा 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित होती है। कैसे होती है? 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित होती है। भारत को उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन के आधार के रूप में माने जाने वाली जनवरी समताप रेखा कौन सी है? तो जो भारत की उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय विभाजन के आधार पर मानी जाने वाली जो जनवरी समताप रेखा है वह कितनी है? 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा भारत के बीच पूर्व से पश्चिम तक जाती है और ताप्ती नदी के मुहाने को महानदी के डेल्टा से मिलाती है। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, तो कौन सी हैं विशेषताएं जो कि भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं? उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, तो उसका उत्तरी भाग कैसा है? शुष्क और अर्धशुष्क है। दूसरा, इसके मध्य में कपास का उत्पादन होता है, तो मतलब ये तो कपास गुजरात या महाराष्ट्र की बात हो रही है ना। यह राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में जो नकदी फसलें हैं उनकी खेती अधिक होती है। तो ये बात की जा रही है हमारे गुजरात के बारे में। किसकी बात की जा रही है? गुजरात के बारे में बात की जा रही है। गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क होता है। इसके मध्य में कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर खाद्य फसलों की तुलना में जो नकदी एवं व्यापारिक फसलें हैं उनकी अधिक खेती की जाती है। वर्तमान अस्तित्व गुजरात 1 मई 1960 को आया था। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित यहाँ की मुख्य फसलें हैं तंबाकू, कपास और मूंगफली। निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो अरब सागर की शाखा से कौन प्रभावित नहीं होता? तो जो हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन है वह प्रभावित नहीं होता, बल्कि पश्चिमी घाट, दक्कन और मध्य प्रदेश प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन क्षेत्र मानसून की अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होते। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की शाखा से अधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ के बेसिन में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, इनके बारे में क्या बताना है? इनमें से उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वर्षा होते हैं। तो कहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में वहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में इस प्रकार के वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घट जाती है। जो हम यदि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो मानसून की अवधि घट जाएगी क्या? तो नहीं। फिर दूसरा क्या है? उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये भी गलत है, पश्चिम में ज़्यादा होती है चाहे वृष्टि। 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भाग में गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं जो पश्चिमी उत्तर
उत्तर भारत है, पाकिस्तान निम्न क्षेत्र भाग बन जाता है, निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। यह निम्न दबाव वाला क्षेत्र इतने शक्तिशाली होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती हैं वह विषुवत रेखा पार करके इस ओर आकर्षित होती हैं और दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनों के रूप में भारतीय पवन चक्र या पवन तंत्र का अंग बन जाती हैं। हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा के कारण इनमें पर्याप्त नमी होती है और जैसे जैसे यह पवनें दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनकी नमी में कमी आती जाती है, जिसके कारण मानसून की अवधि दक्षिण भारत की अपेक्षा कम होती है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवनें जैसे जैसे मौसमी क्षेत्रों से होकर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं, इनमें नमी की कमी होती जाती है, जिससे कि वर्षा की मात्रा घटती जाती है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो किसके सहयोग से किया गया? झारखंड जलवायु केंद्र। तो यह स्थापित किया गया है हमारे संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करने के साथ नेटवर्क का विकास करना है। किस एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं लिखी है? तो कौन सी भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, हमें क्षेत्र बताना है ना। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है, सुहावना एवं आर्द्र शीतकाल होता है और सदाबहार ओक वृक्ष पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर शीतकाल आर्द्र एवं सुहावना होता है। इससे पूर्व उष्ण और शुष्क जलवायु भी यहाँ पे पाई जाती है। साथ ही यहाँ पे सदाबहार ओक के वृक्ष पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। जो भारत का एक क्षेत्र है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है, यह उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 1100 मीटर ऊंचाई तक के पहाड़ी ढाल होती हैं और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिशत रहता है। तो ये कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? तो इस निम्नलिखित उपज में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्ण्य क्षेत्र में संभावित होगी? तो देखो कौन कौन सी है। देखो पहले उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, 1100 सेंटीमीटर ऊंचाई की पहाड़ी ढाल होनी चाहिए और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिशत होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ काली मिर्च हो सकती है। प्रश्न में जो दिए गए ऑप्शन है उसमें एक ऐसा कारक है वर्षा जिसके आधार पर अभिष्ट उत्तर को सहजता से जाना जा सकता है, क्योंकि कपास, सरसों, तंबाकू सभी के लिए अधिकतम 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। काली मिर्च जो कि खरीफ की फसल है, इसके उत्पादन में केरल, कार्डेमम पहाड़ियाँ देश भर में प्रथम है और वहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है और वहाँ पर होती भी है। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती हैं जलवायु की परिस्थितियाँ और उनसे संबंधित कारक। पहला है कलकत्ता की अपेक्षा मद्रास में अधिक वर्ष गर्म है। तो जो कलकत्ता है वहाँ की अपेक्षा मद्रास अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अक्षांश के कारण क्या है, वहाँ के जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, उसके कारण वहाँ पे पाया जाता है, अक्षांश के कारण इसका टेम्परेचर अलग है। हिमालय में हिमपात होता है। क्यों होता है हिमालय में हिमपात? क्योंकि वहाँ पे तुंगता पाई जाती है, उसका एल्टीट्यूड के कारण वहाँ पे हिमपात होता है या फिर बर्फ़ गिरती है। फिर आता है पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। तो जब हम पंजाब में आते हैं पश्चिम बंगाल से तो वहाँ पे वर्षा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समुद्र से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए। नेक्स्ट आता है सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो जो हमारी गंगा सतलज मैदान है वहाँ पर कुछ वर्षा होती है। कैसे? पश्चिमी दबाव के कारण, शीतकाल में पश्चिमी दबाव के कारण होती है। देखो कलकत्ता की अपेक्षा मद्रास अधिक गर्म है, क्योंकि मद्रास भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भूमध्य रेखा सबसे अधिक गर्म पड़ती है वहाँ पे भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। मद्रास गर्म है जिसका कारण वहाँ का अक्षांश का अंतर है। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण होता है। पश्चिम बंगाल से जब हम पंजाब की ओर जाते हैं तो पंजाब की समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, जिससे कि वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। सतलज और गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा पश्चिमी दबाव से होती है शीतकाल में। भारत में आर्द्र शुष्क क्षेत्र में
ढाल विकास का परिणाम चिन्हित करता है। तो जो भारत में आर्द्र शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जल ढाल विकास का परिमाण चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय के तंत्र की स्थापना की जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, मौसमी जो नदियाँ हैं उनके जल का तटबंधीकरण करके उनके जलाशय की तंत्र की स्थापना की जाएगी। भारत में आर्द्र शुष्क क्षेत्र में जल ढाल वाले स्थानों में मौसमी नदियाँ वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशय एवं टैंकों का निर्माण किया जाता है। अतः भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना है। नीचे दिए गए जो युग्म हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी इनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्थित है ना। तो एक ही अक्षांश पर स्थित है नगर, लेकिन वहाँ पे वर्षा का जो अंतर है वह अलग अलग है। तो वो कौन सा हो जाएगा, अजमेर और शिलोंग। अजमेर में कम वर्षा होती है, शिलोंग में भर भर की वर्षा होती है। तो राजस्थान का अजमेर शहर और मेघालय की राजधानी शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अजमेर और शिलोंग कर्क रेखा के जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके ऊपर लगभग 26 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। एक ही अक्षांश पर अवस्थित होने के बाद भी अजमेर और शिलोंग के जो वार्षिक वर्षा है उसकी मात्रा में सर्वाधिक अंतर होता है। अजमेर में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और शिलोंग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अजमेर सहित पूरे राजस्थान में देश में न्यूनतम वर्षा होती है, जबकि जो शिलोंग है वह सहित मेघालय की राज्य की जो पहाड़ियों से घिरे होने के कारण देश में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा वाला राज्य है। ध्यान मतलब है कि जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम और चेरापूंजी, ये दोनों ही मेघालय में पाए जाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष क्षेत्र पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। यदि किसी भी क्षेत्र में 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है तो वह वर्षा वाला दिन होता है। मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक अर्थात दैनिक या साप्ताहिक वायुमंडलीय अवस्था होती है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा को वर्षा के दिन के रूप में परिभाषित किया है। इससे कम वर्षा को मौसम विभाग की परिभाषा के अंतर्गत वर्षा नहीं माना जाता। ध्यान दिलाव है कि भारत में मौसम संबंधी सेवाएं सन 1875 में प्रारंभ कर दी गई थी। इसका मुख्यालय शिमला में था। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब भारत में मौसम संबंधी मानचित्र यहीं से प्रकाशित होते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगर में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या होगा, मतलब अवरोही क्रम बताना है, घटता हुआ है ना। तो कोची, कलकत्ता, पटना और दिल्ली अवरोही क्रम है। कोची में 250 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कलकत्ता में 200 से 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। पटना में 150 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और दिल्ली में 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः इन नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम होगा कोची, कलकत्ता, पटना और दिल्ली। मौसम की निर्वतन अंकित करती है। जो मौसम का निर्वतन कौन अंकित करता है, तो साफ आकाशों से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्थिति से और तल पर ताप के बढ़ने से मौसम पता चलता है। अक्टूबर नवंबर में ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकने से बंगाल की खाड़ी में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। स्थल भाग में कुछ समय के लिए तापमान में वृद्धि हो जाती है। स्वच्छ आकाश मानसून के निर्वतन का संकेत देता है, ये संकेतक है। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, और हमें इसको बताना है ना। कथन क्या कहता है, बेंगलोर में मंगलोर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, बेंगलोर को दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा का लाभ होता है, तो ये सही है, अर्थात यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। पर्वतीय क्षेत्र का वह भाग जहाँ पर मानसूनी हवाएं सीधा टकराती हैं एवं फलतः अत्यधिक वर्षा करती हैं, वृष्टि प्रदेश, और इसके विपरीत दिशा वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग वृष्टि प्रदेश और पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है। मंगलोर हिंद महासागर तट के समीप होने के कारण वृष्टि प्रदेश है, जबकि जो बेंगलोर है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। बेंगलोर का औसत वार्षिक वर्षा अनुपात
48 इंच है, जबकि मंगलोर का औसत वार्षिक वर्षा अनुपात 149 इंच है। अतः कथन ए गलत हो जाएगा। बेंगलुरु को दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से दोनों से वर्षा प्राप्त होती है, फिर भी वर्षा कम होती है। अब नीचे दी गई दो उक्तियां हैं, कथन कारण बताने हैं। कथन क्या कहता है? भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, तो ये सही है पहला। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है। प्रायद्वीप भारत में नर्मदा ताप्ती को छोड़कर लगभग सभी महत्वपूर्ण नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी ले जाती हैं, जो काफ़ी उपजाऊ और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान की खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो औसत वर्षा होनी चाहिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, मिट्टी चाहिए होती है जलोढ़, और तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। इन सभी शर्तों के तहत पूर्वी घाट में धान की खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल है। साथ ही भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ना कि पूर्वी घाट में। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, उसकी औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री सेल्सियस है। इसके तापमान का वार्षिक परिषद 9 डिग्री सेल्सियस है। इस संदर्भ का केंद्र कौन सा होगा? तो ये सब चेन्नई में पाया जाता है। मतलब इस केंद्र में औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री, वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर और तापमान पाया जाता है 9 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। चेन्नई का है। चेन्नई का मासिक उच्चतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस जनवरी में और 38.5 डिग्री सेल्सियस मई में। मासिक न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस जनवरी में और 27.6 डिग्री सेल्सियस मई में पाया जाता है। औसत तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस औसत। चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम में 1 जून को मानसून आ जाने की संभावना रहती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बताना है ना। भारत के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये सही है कि जो हमारा 1/3 भाग है भारत का, वहाँ पर 750 मिलीमीटर तक से अधिक वर्षा हो जाती है वर्ष भर में, तो पहला सही है। देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नदियाँ नहर वगैरह से भी करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नलकूप से किया जाता है। कछारी मृदा देश के उत्तर पूर्वी मैदानों में मुख्यतः पाई जाती है। जो कछारी मृदा है हमारे जो भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ पे पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, तो ये भी सही। जो पर्वतीय क्षेत्र है वह पठारी क्षेत्र का लगभग, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग में है। देश के उत्तरी भागों में नदियों का जाल होने के कारण यहाँ की मिट्टी कछारी मिट्टी है। संपूर्ण देश में कुल सिंचित कृषि क्षेत्र का लगभग बढ़कर 23.67% नहरों द्वारा संचित किया जाता है। भारत में नलकूपों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, जो सभी स्रोतों में होने वाली सिंचाई के नलकूप और कुओं में लगभग 64% है। तालाबों से 16.6%, कुओं से 2 से 3%। कुएं से सिंचाई अब नाम मात्र से ही की जाती है। देश भर की लगभग 23% क्षेत्र में औसत वर्षा 750 mm वार्षिक होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्चतम ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते किसको प्रभावित करता है? ये कौन प्रभावित होती हैं? तो भारत के उपमहाद्वीप पर जो ग्रीष्म ऋतु है वहाँ पर उच्च तापमान, निम्न दाब और हिंद महासागर में वायु का आकर्षण प्रभावित करता है हमारे मानसून को। और कौन सी मानसून को? दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को ये प्रभावित करता है। मध्य एशिया एवं भारत के भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी भाग से अधिक गर्मी होने के कारण निम्न वायुदाब या निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। फलस्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन हवाएं प्रभावित होती हैं। यदि खाद्यान्न का संरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार को सुनिश्चित करने के लिए फसलों की कटाई के समय अनाज के दाने में नमी अर्थात आर्द्रता की अधिकतम मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी का प्रतिशत मात्रा इससे अधिक होने पर खाद्यान्नों के सड़ने और हानिकारक कीटों के लगने
की संभावना बढ़ा देता है। उल्लेखनीय है कि भंडार में रखे जाने के पश्चात खाद्यान्नों में मौजूद 14% से अधिक आर्द्रता एवं नमी बाष्पित नहीं हो पाती। इससे खाद्य अनाज में कीड़े लगने और सड़ने की संभावना नहीं रहती। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो हमारे केरल में सबसे पहले मानसून आता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत में मानसूनी जलवायु वाला देश है, परंतु इसके बृहद भौगोलिक विस्तार, प्रायद्वीपीय आकृति, हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति के कारण भारत की जलवायु में काफ़ी अधिक आंतरिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। भारत का आधा भाग शीतोष्णकटिबंधीय में स्थित है। इसके बावजूद हिमालय पर्वतमाला की उपस्थिति के कारण भारत में उष्ण एवं उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में सामान्यतः 1 जून को प्रतिवर्ष केरल में मानसून पहुंचता है। भारत एक मानसूनी देश है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। कारण क्या है? तो दोनों ही कथन कारण सही हैं और कारण सही बताता है कथन को। उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है, जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोकता है, देश को अपेक्षाकृत गर्म करता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित कथन या स्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे कम वर्षा होती है हमारी चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर। यह महानगर उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है। अक्टूबर में 30.6 सेंटीमीटर, नवंबर में और 35.0 सेंटीमीटर, नवंबर में 35 और दिसंबर में 13.9 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 128 सेंटीमीटर होती है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलावदार घाटियाँ स्थान है, इनकी खेती के लिए अविष्ट है। तो किसकी खेती होगी वहाँ पर? तो वहाँ पे की जाएगी चाय की। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके चाय की खेती की जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। यह राज्य इस वर्षा का लगभग 50 से 60% भाग प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो मानसून के सामान्य महीने हैं हमारे नवंबर से दिसंबर। 15 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होता है तब भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है। इसे लौटता मानसून कहा जाता है। यह पछुआ विक्षोभ द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है जो कि दिसंबर जनवरी में तीव्र हो जाती हैं। इसे उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून कहा जाता है। इससे दिसंबर जनवरी में आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा एवं तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो शीतकाल में वर्षा होती है हमारे पंजाब, तमिलनाडु में। भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटते या निवर्तन के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है, जबकि दिसंबर जनवरी में शीतकालीन वर्षा उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से आने वाली चक्रवातों से दक्षिणी भारत से लौटते हुए मानसून से होती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? लेह में। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहाँ लद्दाख क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह हिमालयी श्रेणियों की छाया वृष्टि में स्थित होने के कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों में ही मौसमों की वर्षा नहीं प्राप्त होती। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासेराम और चेरापूंजी है। यह मेघालय में स्थित है। जैसलमेर, बीकानेर राजस्थान के 2 जिले हैं और यहाँ पर वर्षा कम होती है।
निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 सेंटीमीटर या मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत में वर्षा का वितरण बहुत असमान है, जहां एक और राजस्थान के अधिकांश भाग में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं पर असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, लेह में वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यहाँ देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो भारत में इतनी सारी वर्षा होती है लेकिन फिर भी इसको प्यासी धरती समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाती है। वर्षा का जो कुछ जल होता है वह कुछ महीनों में ही जोर होता है। ये जोर का होना ये उपयुक्त सभी है। वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। भारत में यद्यपि वर्षा अधिक होती है, किंतु यह केवल मानसून के महीने में होती है। यहाँ पर वर्षा का पानी अधिकांशतः बह जाता है, भाप बनकर बेकार चला जाता है। और जैसे चंबल क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी औसत? तो केरल में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। केरल राज्य का औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। प्रश्न के अनुसार केरल में होती है 3055 मिलीमीटर, अरुणाचल प्रदेश में होती है 2781 मिलीमीटर, सिक्किम में होती है 3137 मिलीमीटर और जम्मू कश्मीर में होती है 1238 मिलीमीटर। हरियाली योजना संबंधित है, तो हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से है। किससे? जल प्रबंधन से है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली योजना नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यह जल प्रबंधन से संबंधित है। वास्तव में यह परियोजना हनुमंतराव एवं मोहन धारिया समिति के अनुशंसा पर 2003 में शुरू की गई थी और जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का ही ये विस्तार है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, तो पश्चिम हिमालय में कम होता है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा की न्यूनतमता के कारण ही पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रभाव जो प्रकार है उसमें भी अंतर पड़ता है। शुष्कता दशा संबंधित है। शुष्कता दशा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? निम्न आर्द्रता से संबंधित है। शुष्कता दशा की स्थिति निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है ना। पहले आते हैं उष्ण क्षेत्र और भारत के राज्य। तो लसुंद्रा कहाँ पर पाया जाता है? तो लसुंद्रा पहले ही गलत हो जाएगा, गुजरात में है लसुंद्रा। लहसुन गुजरात में भी ज़्यादा होते हैं, तो लसुंद्रा गुजरात में पाया जाता है। अवलोली ये महाराष्ट्र। अवलोली कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। मणिकर्ण हिमाचल में प्रदेश पाया जाता है और सोहना हरियाणा में स्थित है। सोहना हरियाणा में स्थित है। और लसुंद्रा कहाँ पर है? यह उष्ण स्रोत है जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित है, ना कि राजस्थान में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो हमें आर्द्र जलवायु चाहिए है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा कोची और तेजपुर। कोची क्षेत्र में अवस्थित केरल क्षेत्र में वर्षा का आगमन सबसे पहले होता है, अतः यहाँ की जलवायु में आर्द्रता का अनुभव सबसे पहले होता है। यहाँ वर्षा प्रधान क्षेत्र है। असम का तेजपुर भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और वहाँ पर उपस्थित होने के कारण वहाँ पर भी आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशाएं बताइए। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसका प्रवाह हमें कैसे मिलेगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व देखने को मिलेगा। हिमालय पर्वत के मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप भारत उपोष्ण कटिबंधीय भाग में रहने
होते हुए भी उष्ण मानसून जलवायु की विशेषता रखता है। भारत में ग्रीष्म काल में मानसून की प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम पर्वण्य भी कहा जाता है। शीतकाल में इसकी दिशा बदल जाती है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से होती है, जिसका प्रयोग हवाओं के लिए होता है जो कि वर्षा में 2 बार अपनी दिशाएं बदलती हैं। वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं बदलती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में और मेघालय में होती है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। वर्षा का वितरण मुख्यतः सागर की निकटता, पर्वत विज्ञान की विशेषताओं पर निर्भर करता है। पश्चिमी घाट, मेघालय घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, हिमालय के पर्वतों का प्रभाव निश्चित ही महत्वपूर्ण है। अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें गारो खासी जयंतिया से टकराकर मेघालय में अत्यधिक वर्षा करती हैं। मेघालय में स्थित चेरापूंजी में 1102 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो अभी तक विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानी जाती है। परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पास मासेराम में 1141 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश है कहलाता है। इसके निम्न कारण क्या हैं? तो हमारे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु को सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। इसके कारकों में के अतिरिक्त भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, स्थलीकरण भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में स्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है, जो कि ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित है। वर्तमान में मासेराम को जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में है? तो ये है मेघालय में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासेराम है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। इस राज्य में चेरापूंजी है, जो कि पहले से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, किंतु इसका स्थान अब मासेराम ने ले लिया है। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है मासेराम। कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रभावी होती हैं। मासेराम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में बसा हुआ एक गाँव है। शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर स्थित यह गाँव अपनी 11,872 मिलीमीटर जो कि 467.4 इंच वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नम स्थान है। यह भारत में वर्षा की सबसे अधिकतम मात्रा वाला स्थान है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम था। अमृतसर और शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु भिन्नता का कारण क्या है? तो इनकी ऊंचाई भिन्न है अमृतसर और शिमला की। अमृतसर एक और जो शिमला है उसकी ऊंचाई भिन्नता के कारण इनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, अतः शिमला के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। शिमला समुद्र तल से 2276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि जो अमृतसर है वह 234 मीटर पर है, जो कि 768 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण जलवायु भिन्नता पाई जाती है। भारत में अधिकतम वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है? ऑप्शन में नहीं है। तो भारत में वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक होती है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ कुल वर्षा का 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक प्राप्त होता है। 13% भाग उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से दिसंबर में, 10% भाग मानसूनी पूर्वी चक्रवर्ती वर्षा से मुख्यतः अप्रैल मई में, और 2% भाग पश्चिम विक्षोभ से जो कि दिसंबर से फरवरी के कारण होती है। तो वर्षा 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, 13% वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से, 10% वर्षा पूर्वी चक्रवाती वर्षा है, और 2% जो पश्चिम विक्षोभ होता है उसके कारण होती है। दिए गए ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन नहीं था, इसलिए क्वेश्चन कैंसिल कर दिया होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण आर्द्र
उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो ऐसे वन जहाँ पे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो ये है अल नीनो। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए अल नीनो जिम्मेदार है। अल नीनो एक अस्थायी गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति 4 से 5 वर्ष के अंतराल में दक्षिण पूर्वी प्रशांत में क्रिसमस के समय होती है। यह जलधारा पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट के निकट 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच सतह के नीचे स्थापित होती है, प्रभावित होती है। मानसून आने से पूर्व अरब सागर की सतह का तापमान जितना अधिक गिर जाता है, मानसूनी पवनें उतनी ही शक्तिशाली होती जाती हैं, जिससे कि वर्ष एल नीनो के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है। उस वर्ष मानसून के कमज़ोर होने की संभावना प्रबल हो जाती है, जिससे भारत के मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एल नीनो का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। यही कारण है कि कहीं बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं सूखा प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप हो जाता है तो कहीं पर काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी डेल्टा पर स्थित है। यह फ्री पोर्ट बनाया गया है। यह लौह इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। यहाँ से जापान को लौह अयस्क और मैंगनीज का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है हमारे वर्षा स्तरीय बादल। तो बस वर्षा स्तरीय मेघ धरातल के नज़दीक पाए जाते हैं। यह काले रंग के घने बादल होते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और वर्षा खूब होती है। इसके सबसे ज़्यादा तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है कपासी वर्षा में वर्षा, ओला एवं त्वरित झंझा की संभावना अधिक होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, जिसके कारण से दैनिक तापांतर की दर अधिक होती है। राजस्थान का बाड़मेर सर्वाधिक गर्म और चिरू का तापमान निम्नतम पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है। माउंट आबू हिमालय की पहाड़ियाँ श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण उनकी वनस्पति में परिवर्तन आता है? तो पहला, तापमान में गिरावट के कारण होता है, वर्षा में बदलाव के कारण और मिट्टी के अनुपजाऊ होने के कारण, लेकिन तेज हवा के कारण नहीं होता। पहले 3 सही हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में तत्वों में मात्रा में अंतर आता है, जिन कारणों से वनस्पति में ही परिवर्तन आता है। निम्न में तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊकरण जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहा जाता है? तो तड़ित मेघ जो है मेघ कहा जाता है कपासी वर्षा को। कपासी वर्षा बादल को तड़ित मेघ कहा जाता है। प्रक्षाभ कपासी बादल श्वेत रंग के गोलाकार या लहरनुमा बादल होते हैं। पश्चाव स्तरीय सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करते हैं। स्तरीय कपासी बादल 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी होता है। तो ये सही है कि जो मानसून पवन तंत्र है वह भारत की जलवायु को प्रभावी करता है। मानसून पवन एक ग्रही पवन है, तो ये गलत है। तो मानसून पवन एक ग्रही पवन नहीं होती। मानसून पवन एक ग्रही पवन नहीं होती, यह मौसमी पवन होती है। मानसूनी पवन कैसी है? मौसमी पवन है, अतः आर गलत हो जाएगा या उसका कारण है गलत हो जाएगा। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।